Hi students, this is Mamta Maurya welcomes you to the next level of education. Students, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो आप सबको ना बहुत बोरिंग लगता है। क्यों पता है? क्योंकि आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री और मैं आपसे तो बोल बोल के थक गई कि हिस्ट्री को हमें एक स्टोरी की तरह लेना है। हमें समझना है कि हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, ना कि कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन आप स्टूडेंट्स का चेहरा हमेशा ऐसा होता है कि अरे यार हिस्ट्री पढ़ना है मतलब नींद आने वाली है। और यहाँ तक कि मैं जब जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, जब भी ये होता है कि हिस्ट्री पढ़ना है तो वो बोलते हैं हाँ मिस अब तो नींद ही आने वाली है। मतलब आप लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि हिस्ट्री पढ़ना मतलब सोने बराबर है, कि हिस्ट्री पढ़ो और सो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने हर वीडियोस में आपसे कहती हूँ कि हिस्ट्री सब्जेक्ट को एक स्टोरी की तरह लो तो आप बहुत अच्छे से उस चीज को समझ पाओगे। क्योंकि हिस्ट्री में है ही क्या, स्टोरीज ही तो है। फिर वो कभी कहीं की भी हो, चाहे वो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद की हो, इंडिपेंडेंस के पहले की हो, या इंडिपेंडेंस हमें किस तरह मिली वो तब की बातें हो, या फिर जो हमने पढ़ा है हड़प्पन सिविलाइजेशन उसके बारे में हो, या ह्यूमंस के बारे में पढ़ा है कि कैसे कैसे ह्यूमंस डेवलप होते गए, कैसे कैसे अपने लाइफ को आज और अच्छा जीने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। ये सब चीजें अगर हम एक स्टोरी की तरह पढ़े ना बच्चों, तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो तो मैंने बता दिया कि वो हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये हमारे फ्रीडम के ऊपर बेस्ड है। हमारे फ्रीडम के लिए जो सबसे पहले और सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी वो थी द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। यानी 1857 में जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल की गई, जो लड़ाई हुई, जो वॉर हुआ, ये उनमें जितने भी अब तक हमारे इंडिपेंडेंस से पहले जितने भी वॉर्स हुए हैं, जो भी स्ट्रगल किए गए, उनमें ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है वो तो हमें पढ़ने के बाद ही समझ आएगा। तो अब यहाँ पर दिया है स्ट्रगल बिफोर 1857। 1857 के स्ट्रगल के पहले का हमारा इंडिया कैसा था। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं कि इन 1857 अ ग्रेट स्ट्रगल टू प्लेस इन इंडिया विच कंप्लीटली शोक द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह हिल गई थी कि अरे ये क्या हो रहा है, इंडियंस कैसे हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और 1857 में ये चीजें हुई, इंडियंस जो थे वो एकजुट हुए, उनमें यूनिटी आई और एकजुट होकर उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हमें हमारी फ्रीडम के लिए लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। दिस स्ट्रगल डिड नॉट अराइज ऑल ऑफ सडन। अर्लियर एज वेल Earlier as well, many such struggles took place in India against British. The scope of struggle of 1857 and its background was taken into consideration by V.D. Savarkar in his book The Indian War of Independence 1857. अब जो वीडी सावरकर थे उन्होंने अपनी बुक में भी इसके बारे में, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में लिखा था कि जो इंडिपेंडेंस के लिए 1857 में स्ट्रगल हुआ था वो कहाँ से हुआ, किस तरह शुरू हुआ और कहाँ जाकर खत्म हुआ। अब ये सब कुछ ऑल ऑफ सडन नहीं था। हमने अगर हम कोई भी चीज हम जानते हैं कि सडनली कोई भी चीज खड़ी नहीं होती, या अगर कोई किसी के खिलाफ लड़ रहा है तो वो लड़ाई, कोई पागल तो है नहीं कि सडनली बोलेगा नहीं भाई मुझे तुमसे लड़ना है। नहीं, अगर ऑल ऑफ सडन कोई चीज होती है तो उसे हम एक तरह से डेस्टिनी बोलते हैं। बट ये डेस्टिनी नहीं थी कि सारे इंडियंस एक साथ यूनिटी में आ गए। अब इंडियंस के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ना बहुत दबाव था, उनसे डबल रेवेन्यू लिया जा रहा था और उनके जो ट्रेडिशन थे, कल्चर्स थे, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट लगातार दखल अंदाजी कर रही थी। और उनके जो रहने का तरीका था, जो लाइफस्टाइल थी, उसको भी चेंज करने की कोशिश की जा रही थी। प्लस और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी, जिसकी वजह से इंडियंस ने सोचा कि नहीं, अब तो हमें यूनिटी दिखानी ही होगी, हमें अपनी फ्रीडम के लिए खुद स्ट्रगल, खुद लड़ाई, खुद वॉर करना ही होगा। अब हमारा जो पहला पॉइंट सब टॉपिक अब हमारा जो पहला सब टॉपिक है वो है स्ट्रगल बिफोर 1857। एट एवरी प्लेस वेयर द ब्रिटिश रूल वॉज स्टेब्लिश्ड इन इंडिया, द लोकल पीपल हैड टू बेयर द इल इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ऑल ओवर इंडिया जहां पर भी इनके रूल्स और रेगुलेशन स्टेब्लिश्ड थे, रूल्स और रेगुलेशंस को जबरदस्ती मनवाया जाता था, वहां पर जो इंडियन पीपल्स थे, लोकल पीपल्स थे, उन्हें बहुत सारी बुरी चीजों का सामना करना पड़ रहा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आ रही थी।
इंडियन स्टार्टेड फीलिंग दैट दे आर एक्सप्लॉइटेड इन एवरी स्टार्टा या लेवल ड्यू टू द कंपनीज रूल। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे थे कि पहले स्टार्टिंग में तो इंडियंस को लगा कि हाँ ये लोग हमारे भले के लिए आए हैं, ये हमारा अच्छा सोच कर आए हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब उन्हें ये फील होने लगा कि नहीं, इनकी वजह से हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। एक्सप्लॉइटेशन मीन्स व्हाट? इंडियन गुड्स की वैल्यू नहीं रह गई थी, ना के बराबर थी। लाइक इंडियन गुड्स जो 100 रुपीज के बिकते थे वो 10, 15, 20 रुपीज के बिक रहे थे। तो जिसकी वजह से इंडियंस ने फील करना शुरू किया कि हर लेवल, जहाँ चाहे वो ट्रेडिशन हो, लाइफस्टाइल हो या हमारा बिजनेस हो, जो हमारा ट्रेड है वो हो, उन सब में इन कंपनी के रूल्स की वजह से हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। फार्मर्स एंड कॉमन पीपल बिकम बैंकरप्ट ड्यूरिंग कंपनी रूल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जो रूल्स डाले थे कि कि जो फार्मर्स हैं और कॉमन पीपल है उन्हें रेवेन्यू पे करना है, तो रेवेन्यू को पे करते करते एक टाइम ऐसा आया जब उनके पास खुद के लिए पैसे नहीं बचे कि वो अपने लिए कुछ सामान खरीद सके, अपने लिए खाने की चीजें खरीद सके। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपने, पहले बच्चों बैंक्स इतने नहीं होते थे जितने आज की हम देख रहे हैं कि हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं हम देखते हैं यहाँ बैंक है, वहां बैंक है, हर जगह हमें बैंक्स ही दिखाई देते हैं। पर पहले ऐसा नहीं था। पहले साहूकार होते थे जो कि फार्मर्स और कॉमन पीपल को लोन देने का काम करते थे, और वो लोन लेने के बाद फार्मर्स बैंकरप्ट, यहाँ पर लिखा है करप्ट हो गए। बैंकरप्ट होना मतलब क्या? कि पैसे जो उन्होंने लिए थे वो वापस करने में वो असमर्थ हो गए, मतलब वो वापस वो नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से उनका दिवाला निकल गया। The British rulers were very insensitive and indifferent towards Indian people. अब जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो बहुत ही इंसेंसिटिव थे। इंसेंसिटिव मतलब वो किसी की तकलीफ को नहीं समझते थे, किसी के प्रॉब्लम्स को नहीं समझते थे। उन्हें बस ये था कि किसी भी तरह यहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो वो प्रॉफिट जब हम कमा लेंगे तो क्या होगा, हम अपने कंट्री को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा कर देंगे और हमारी कंट्री ज्यादा डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए ब्रिटिश रूलर्स थे वो इनसेंसिटिव भी थे और इंडिफरेंट भी थे। इंडिफरेंट मतलब वो पार्शियलिटी करते थे कि हाँ जो इंडियंस हैं इनको सारे फैसिलिटीज नहीं मिलनी चाहिए, और जो हमारे लोग हैं यानी जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। ये उनकी थिंकिंग थी, जिसकी वजह से लोगों के अंदर ये सब चीजें वो शुरू से, मतलब जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसके पहले के वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह हमारे इंडिया में आई, किस तरह से उसने अपने रूल्स रेगुलेशंस लगाए और किस तरह से हमारे इंडिया पर रूल करना स्टार्ट किया। तो जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब से इंडियंस देख रहे थे कि नहीं, चीजें बदल रही है, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि सबके मन में बहुत ज्यादा ये तो ये चीजें धीरे धीरे जब होती गई तो क्या हुआ कि इंडिया से धीरे धीरे फील करना स्टार्ट किया कि नहीं, ये जो ब्रिटिशर्स आए हैं ये खाली अपना फायदा देख रहे हैं, ये हमारा फायदा, हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है वो चीजें नहीं देख रहे हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने अपने मन में जो कहते हैं ना एक भड़ास आ जाती है, हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उनको वो चीज समझ में आने लगी, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्ट्रगल करना, वॉर। तो जैसे जैसे इंडियंस ने ये फील करना शुरू किया कि ब्रिटिशर्स तो इनसेंसिटिव हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, इनके बीच में जो पार्शलिटी इनके मन में है वो भी सिर्फ हमारे लिए है, तो धीरे धीरे इन चीज़ों को फील करते करते इंडियंस ने अलग अलग मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया कि नहीं, अब तो हमें हमारी फ्रीडम वापस चाहिए ही चाहिए। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि फ्रीडम स्ट्रगल 1857 के स्टार्ट होने के कॉजेज क्या थे, क्या रीजंस थे कि ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड देयर वेर मेनी किंगडम्स इन इंडिया। अब ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग किंगडम्स थे, और जो भी हमारे इंडिया में चेंजेस हुए, जो भी किंगडम्स के आने से चेंजेस हुए, उन्होंने कभी भी किसी भी तरह किसी भी रूप में जो विलेज सिस्टम था उसको बदलने की कोशिश नहीं की। वॉट एवर चेंजेस टू प्लेस नेवर अफेक्टेड द विलेज सिस्टम, द विलेज सिस्टम कंटिन्यूज एज इट इज। अब ये जो विलेज सिस्टम था यानी कि जो गांव में रहने के लोगों का लाइफस्टाइल था, उनका जो ट्रेडिशन था, उनका जो कल्चर था, उसे कभी भी बदलने की कोशिश नहीं की गई। बट द ब्रिटिश चेंज द प्रीवेलेंट सिस्टम एंड ट्राइड टू सेट अप अ न्यू सिस्टम। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया,
उन्होंने पहले के जो भी सिस्टम्स थे उन्हें चेंज करके नए सिस्टम को लाने का, नए सिस्टम को अप्लाई करने का ट्राई किया, अप्लाई करने की कोशिश की। Looking at the changing nature of a village system created a instability and insecurity in the minds of the people. जो चेंजेस धीरे धीरे ब्रिटिशर्स कर रहे थे वो देखकर जो विलेज में जो रहने वाले लोग थे, गांव में जो रहने वाले लोग थे, उनके मन में इंस्टेबिलिटी आ गई कि अरे ये क्या हो रहा है, क्यों हमारे रहने के लाइफस्टाइल को बदला जा रहा है। क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी अलग अलग लोग आए, इंडिया पर रूल करने की कोशिश की, कुछ टाइम रहे भी, अलग अलग किंगडम्स के थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी विलेज सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने किसी के लाइफस्टाइल को बदलने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये कोशिश की कि जो भी प्रीवैलेंट सिस्टम यानी जो पहले से सिस्टम चला आ रहा है अब उसे बदल करके नए सिस्टम को लाया जाए। और ये चीजें गांव में रहने वाले लोगों को अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से उनके माइंड में इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी आ गई। नाउ इकोनॉमिक कॉजेज, taxes were forcibly extracted from the farmers. As a result of it, the agriculture system collapsed. अब जो टैक्स फार्मर्स से जो टैक्स लिया जाता था वो जबरदस्ती लिया जाता था। जो रेवेन्यू ब्रिटिशर्स ने क्या किया जब वो आए थे, मैंने इसके पहले के वीडियो में भी आपको बताया है बच्चों कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हमारे फार्मर्स से, कॉमन पीपल से और जो भी किंग्स थे, जो अलग अलग किंगडम्स के किंग्स थे, उनसे थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू लेना स्टार्ट किया था ताकि वो प्रॉफिट ज्यादा कमा सके और उन्हें लॉस कम से कम हो। फिर एक टाइम ऐसा आया जब ब्रिटिशर्स ने न्यू रेवेन्यू सिस्टम लॉन्च कर दिया कि नहीं, अब आपको रेवेन्यू इतना नहीं, सडन ऑफ इतना देना है। मतलब कि जहां पर जो फार्मर रेवेन्यू सिर्फ 5 रुपए दे रहा था, ऑल ऑफ सडन उसे कहा गया कि आपको 50 रुपए देने हैं। यानी 5 का 50 होना बहुत बड़ी बात है एक फार्मर के लिए। ये उस टाइम की बात है जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। तो और फार्मर्स से जो टैक्स था, जो रेवेन्यू था, वो भी फोर्सिबली लिया जा रहा था, फोर्स करके मांगा जा रहा था कि नहीं आपको पे करना ही है, वेदर आपके पास खाने के लिए हो ना हो, आपको एनी हाउ टैक्स को पे करना है। और इसके रिजल्ट में क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। कोलैप्स कर गया मतलब वो धीरे 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 खराब होता गया। क्यों? क्योंकि फार्मर्स के पास पे करने के लिए जब टैक्स ही नहीं था तो वो अपने खेतों के लिए प्रॉपर यूरिया और बाकी की जो सीड्स होते हैं ये चीजें नहीं खरीद पा रहे थे, जिनकी वजह से उनका एग्रीकल्चर सिस्टम पूरी तरह से हिल गया। दे इम्पोज्ड वेरी दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन द लोकल इंडस्ट्रीज। अब इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया हुआ था रादर दैन जो बाहर की इंडस्ट्रीज आई हुई थी, लाइक जो ब्रिटिशर्स के थे, उन्हें रेवेन्यू या तो बहुत कम पे करना होता था या तो पे ही नहीं करना होता था। द हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वेयर रूइंड। अब ब्रिटिशर्स तो यही चाहते थे कि इंडिया में जो चीजें बन रही हैं वो इंडियंस ना खरीदे और वो क्या करे, वो जो बाहर से चीजें बनकर आ रही हैं, जो ब्रिटिशर्स के कंट्री से जो बनकर आ रही है, वो उसे खरीदे। और ऐसा करने की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे जो हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी धीरे 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 एकदम बंद हो गई, क्योंकि उसमें लोगों को प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा था। मेनी इंडियन क्राफ्ट्समैन बिकेम अनएम्प्लॉयड। अब जिनको सिर्फ और सिर्फ क्राफ्ट वर्क आता था, अब जैसे कोई है, अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक इंजीनियर है जिसको सॉफ्टवेयर बनाना बहुत अच्छे से आता है, या एक हार्डवेयर इंजीनियर है जो कंप्यूटर के पार्ट्स अच्छे से ठीक कर सकता है, ऑल ऑफ सडन अगर हम कंप्यूटर का यूज करना बंद कर दें या कुछ ऐसा हो जाए कि उस हार्डवेयर इंजीनियर को काम ही ना मिले, तो क्या वो हार्डवेयर इंजीनियर कोई और काम कर सकता है? क्या मैं एक हार्डवेयर इंजीनियर से ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो एक डॉक्टर की तरह हमें ट्रीट करे या एक टीचर की तरह आपको पढ़ाए? नहीं। तो उसी तरह जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे, यानी कि जिसको जो प्रोफेशन आता था, जब वो प्रोफेशन ही छिन गया तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके पास कोई भी काम नहीं बचा। दे हैड ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन इन देयर माइंड अगेंस्ट ब्रिटिश। अब इन लोगों के मन में भी धीरे धीरे डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता गया, ग्रो करता गया कि अरे नहीं, ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये तो गलत कर रहे हैं हमारे साथ, इससे तो हमारे ही खाने पीने के लिए हमको कुछ नहीं मिलेगा और सारा प्रॉफिट ये ब्रिटिशर्स ले जाएंगे।
नेक्स्ट है हमारा सोशल कॉज। अब सोशल कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिनकी वजह से इंडियंस को फील हुआ कि नहीं, ब्रिटिशर्स से तो हमें फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। तो फर्स्ट वन है द इंडियंस फेल्ट दैट द ब्रिटिशर्स वेयर इंटरफेयरिंग इन देयर कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया। अब धीरे धीरे जो इंडियंस थे उन्होंने ये फील करना शुरू किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर में बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेडिशन बदल रहा है, हमारे कल्चर के बारे में, हमारा कल्चर जो है, जो इंडियन कल्चर है उसको गलत समझा जा रहा है, उसे खराब किया जा रहा है। और कस्टम्स ऑफ इंडिया, जो भी कस्टम्स थे उन्हें भी धीरे धीरे ब्रिटिशर्स उसमें भी इंटरफेयर करके उससे बंद करना चाहते थे। जैसे सती प्रोहिबिशन, सेकेंड पॉइंट, सती प्रोहिबिशन, विडो रीमैरिज एक्ट वेयर करेक्ट फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों, क्या आपको पता है कि पहले हमारे इंडिपेंडेंस से पहले सती प्रोहिबिशन मीन्स व्हाट? एक सती प्रथा होती थी जिसमें अगर किसी लेडी का हस्बैंड ऑफ हो गया है और वो विडो हो चुकी है तो उस लेडी को उसके हस्बैंड के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। और विडो रीमैरिज एक्ट लाया ब्रिटिशर्स ने। तो विडो रीमैरिज एक्ट, क्योंकि जो पहले की विडोज होती थी, जो इंडिपेंडेंस के पहले हमारे जो भी विडोज होती थी जिनके हस्बैंड नहीं है, या तो उनके पतियों के साथ उनकी वाइफ्स को जला दिया जाता था, या उन्हें लाइफ लॉन्ग विडो ही रहने दिया जाए और उनका खाना पीना, रहन सहन सब कुछ हटा दिया जाता था, सब कुछ एकदम अलग कर दिया जाता था। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये चीज एक अच्छी सोची कि सती प्रोहिबिशन करना चाहिए। अगर किसी लेडी का हस्बैंड नहीं है तो उसमें उस लेडी की फॉल्ट तो है नहीं कि उसका हस्बैंड ऑफ हो गया, तो उसे सती नहीं होने देना है। और विडो रीमैरिज एक्ट, यानी कि जो बहुत ही कम एज में लेडी अगर विडो हो गई है तो उसे दोबारा रीमैरिज करने का पूरा हक है, ऐसा एक्ट उन लोगों ने बनाया। तो इंडियंस को क्या फील हुआ कि अरे नहीं, ये तो हमारे ट्रेडिशंस और कल्चर्स में आके इंटरफेयर कर रहे हैं और ये गलत है। ये हमें सोशली हमें नहीं सिखा सकते कि हमें क्या करना है, क्योंकि ये तो हमारी लाइफस्टाइल है। But Indians thought that it is an interference in their lifestyle and hence they were dissatisfied. अब ये जो भी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटिशर्स ने किया था, सती प्रोहिबिशन, विडो रीमैरिज एक्ट, इवन चाइल्ड मैरिज को भी उन्होंने रोकने की कोशिश की थी। तो ये सब तो उन्होंने अच्छी चीजें की थी, लेकिन हमारे जो इंडियंस थे उन्हें क्या फील हुआ कि नहीं, ये तो एक तरह का इंटरफेरेंस है, और जो कि उन्हें मंजूर नहीं था। और धीरे धीरे वो डिससेटिस्फाइड होते गए और इन सोशल इकोनॉमिक कॉजेस की वजह से स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ। अब ये कॉजेज यहीं खत्म नहीं होते बच्चों, इसके आगे हमें पढ़ना है पॉलिटिकल कॉजेज, और ऐसे बहुत सारे कॉजेज है जिनकी वजह से ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, जो कि हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में कंपनी रूल्स के बारे में बहुत कुछ बताया है। इस चैप्टर में भी कंपनी रूल्स के बारे में बार बार ये वर्ड आया है, कंपनी रूल, कंपनी रूल। तो अब आप सोच रहे होंगे ना कंपनी रूल क्या थे, तो मैंने इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाया था जो कि था हमारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब उस वीडियो को आप सोच रहे होंगे ना कि अरे पहले का वीडियो मैं कैसे देखूंगी। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्रिप्शन करने पर आप मेरे आने वाले वीडियोस को भी देख पाओगे, और मेरे जो पहले के वीडियोस थे उन्हें भी आप बहुत ही आसानी से देख सकोगे। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।